गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट किया था। उसमें सबसे लास्ट में हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें हम लोगों ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी देखा था। आई होप आप लोगों को वो समझ में आया होगा और हमारा लेक्चर समझ में आ रहा होगा। तो आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है वैलेंसी, ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब वैलेंसी हो सकता है आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 9th क्लास में था एनसीईआरटी में, तो आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक स्मॉल रिकैप। तो अब सबसे पहली बात ये आती है कि आखिर ये वैलेंसी होता क्या है। तो वैलेंसी होता तो है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, लेकिन बहुत बार ये जो सेंटेंस है वो लोगों को समझ में नहीं आता, बच्चों को समझ में नहीं आता कि आखिर कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है। तो इसका ओरिजिन इस तरीके से है कि किसी भी एलिमेंट में जब हम लोग देखेंगे ध्यान से केमिस्ट्री में, तो फ्री स्टेट में बहुत कम एलिमेंट्स होते हैं, मोस्टली फ्री गैस, सॉरी नोबल गैसेस ही होते हैं या इनर्ट गैसेस ही होते हैं, वही एक फ्री स्टेट में मोनोएटॉमिक एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सब कंबाइन करते ही करते हैं। एटम अगर सॉलिड स्टेट में है, वो भी अगर मेटल भी है, लेकिन फिर भी उसके एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं। तो कॉम्बिनेशन तो एक नेचर है और वो कंबाइन इसलिए होते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके। इस चीज को डिटेल में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जब पढ़ाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो कंबाइनिंग करना, कंबाइन करना तो उनका टेंडेंसी है और जरूरी है ताकि वो स्टेबल रह सके। जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के पास होंगे, कोई भी एलिमेंट जब आप देखते हैं O2 है, N2 है, H2O है या फिर NH3, बहुत सारे एलिमेंट हैं, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स को जब देखेंगे तो यहाँ दो ऑक्सीजन एटम कंबाइन है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम अलग अलग कंबाइन है, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पोटेशियम नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तीनों ही कंबाइंड है। तो अब आखिर ये रूल डिसाइड कौन करता है कि कौन सा एटम किस एटम के साथ कितने नंबर में कंबाइन होगा। तो यही चीज डिसाइड करने में वैलेंसी हम लोगों का हेल्प करता है कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस रेशियो में कंबाइन होगा, ये बताता है हमारा वैलेंसी। क्लियर? इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। तो अब दूसरा बात आता है, ठीक है ये तो वैलेंसी से मालूम चलेगा, लेकिन फिर ये कैसे मालूम होगा कि वैलेंसी डिटरमाइन कैसे करेंगे, वैलेंसी का डिटरमिनेशन कैसे होगा। तो वैलेंसी के डिटरमिनेशन के लिए फिर से आपको ध्यान देना होगा कि वैलेंसी में हम लोगों ने, वैलेंसी के पहले आप लोगों ने जब अभी बात कर रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स या एटॉमिक स्ट्रक्चर की, तो उसमें क्या था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों ने एटम का कॉन्फ़िगरेशन देखा था, एटम का पूरा स्ट्रक्चर देखा और फिर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा होगा। उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोगों ने K, L, M और N, इन चारों के बारे में सुना होगा। ये चारों क्या होते हैं, ये चारों अलग अलग शेल्स होते हैं, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं और न्यूक्लियस बीच में होता है। तो किसी भी एलिमेंट की जितनी भी केमिकल एक्टिविटी है वो उसके रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही होती है, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में फिक्स होते हैं, वो सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्शन में काम करते हैं, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का काम होता है। और वो भी सारे इलेक्ट्रॉन्स का काम नहीं होता है, उनमें भी जो K, L, M, N, ये चार अलग अलग ऑर्बिट हैं, हर एक एटम के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो सकते हैं, सबके अंदर सेम होगा ऐसा नहीं होता है। तो जो सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट होगा किसी भी एलिमेंट का, उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उनको वैलेंसी नहीं कहते हैं। तो अब जब उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के हेल्प से हम लोग वैलेंसी कैलकुलेट करते हैं। जो वैलेंसी कैलकुलेशन है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। ये भी क्यों होता है, क्योंकि कंबाइनिंग कैपेसिटी है, स्टेबल होना है। जैसे जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आता है। अब 281 में 2 और 8 ये तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन देना तो बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, लूज कर देता है। तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या हो गया, स्टेबल हो गया। इसलिए ये सोडियम का था तो सोडियम की वैलेंसी 1 हो गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे 7 होता तो ये किसका हो जाता नंबर, ये हो जाता हमारा क्लोरीन का नंबर। अब क्लोरीन के केस में फिर से स्टेबल होने के लिए तो आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, स्टेबिलिटी के लिए ऑक्टेट रूल, ये याद रखिएगा, ऑक्टेट रूल
8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होगा तभी वो एलिमेंट स्टेबल होगा। तो अब यहाँ पे तो 7 है, इसका मतलब इसको अगर कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से स्टेबल हो जाएगा। तो अब इसको स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर से इसका भी वैलेंसी क्या हो गया, 1 हो गया। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सोडियम के केस में 1 था, उसका वैलेंसी 1 था, लेकिन क्लोरीन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है लेकिन इसका वैलेंसी 1 है। दोनों का मोटिव क्या है, स्टेबल होना। एक स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 1 हुआ, और एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 हुआ। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी एक इंट्रोडक्शन इस चीज को ध्यान में रखिएगा ताकि वैलेंसी कहां से आया, क्यों आया, ये कंफ्यूजन ना रह जाए मन में। नहीं तो ये पढ़ना तो होता है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो चलिए इतना नॉलेज के साथ अब जो अभी बताया वही लिखा है। Each atom contain various orbits in which electron revolve around the nucleus। बहुत बेसिक चीजें हैं ये। The number of electrons present in the outermost orbit of atom are called valence electrons। Valency is called combining capacity of an element। For metals, अभी देखा metals के लिए क्या होता है, valency is equal to number of valence electron of the element, और for non metals valency is equal to 8 minus number of valence electron of the element। और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, देखिए ये मैंने क्या किया है, ये सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट्स को लिखा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, इन सभी का वैलेंसी इनके रिस्पेक्ट से वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और उसे डिटरमाइन कर लेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना है या फिर गेन करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हम लोगों ने वैलेंसी देखा। वैलेंसी में एक नोट करने वाली चीज क्या है, वैलेंसी में एक नोट करने वाली चीज है कि वैलेंसी इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, जिसका कि रेंज होता है 0 to 4, जो अभी हम लोगों ने एग्जांपल में देखा था। ये बात याद रखिएगा, कंपैरिजन करते टाइम ऑक्सीडेशन नंबर से हेल्प मिलेगा। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या होता है, अगर वैलेंसी ये होता है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड by the element to form compound। अब ये क्या हुआ, अभी तो हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर वैलेंसी के हेल्प से कंबाइन कर रहे थे, अब आखिर ये क्या चीज है। तो दोनों में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। सपोज वैलेंसी का क्या हेल्प लिया था, वैलेंसी जो था आपके पास एक एलिमेंट है, आपके पास एलिमेंट है मैग्नीशियम और आपके पास एलिमेंट है क्लोरीन। वैलेंसी के हेल्प से जब कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के आंसर में हमको यहाँ मिल जाता है जो इसके सामने आया Mg और Cl2। ये हमारा यूज हो गया वैलेंसी का। ऐसे वैलेंसी का हेल्प करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन दूसरा अभी ऑक्सीडेशन नंबर फिर क्या कह रहा है, अगर वैलेंसी ये है तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ऑक्सीडेशन नंबर कह रहा है, सपोज हम लोग पहले भी ये एग्जांपल तो बहुत ही बार देख चुके हैं, C+O2 CO2, ठीक है। तो देखो अब ऑक्सीडेशन नंबर समझने के लिए हमको थोड़ा डिटेल में चार्ज सेपरेशन समझाना होगा कि कोई भी एलिमेंट जब अपने एलिमेंटल स्टेट में होता है वो ना कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, और कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा, 0। सिमिलरली ऑक्सीजन को भी जब देखेंगे तो ऑक्सीजन भी 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों अगर सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है तो दोनों में कोई चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, कोई पोलराइजेशन भी नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे भी ये 0, क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। अब आप लोग कहोगे सर CO2 में भी तो चार्ज नहीं है, तो हाँ सही बात है, ओवरऑल जब CO2 एज अ होल देखेंगे तो इस पे तो चार्ज नहीं है। लेकिन अब CO2 को जब अलग करेंगे, CO2 को जब अलग करोगे तो आप लोग पीरियोडिक टेबल में और बॉन्डिंग में आप लोगों को बताएंगे कि CO2 में C और O के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ठीक है। एक डबल बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो अब एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे जिसको क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। पीरियोडिक टेबल में इसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है किस पावर से, क्योंकि जो ज्यादा पावरफुल होता है वो अपने तरफ किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकता है। फिजिक्स में भी आप लोग चार्ज में पढ़ते होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज में, कि जो ज्यादा पावरफुल, जिस पे ज्यादा मैग्नेट्यूड ऑफ चार्ज होता है वो अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के अकॉर्डिंग एक ये टेबल याद रखिएगा, F
NaON। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, सॉरी फ्लोरीन होता है, फिर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन का 3.5 और नाइट्रोजन क्लोरीन दोनों का ही अराउंड 3 होता है। तो ये सबसे ज्यादा है, बाकी सभी का इससे कम होगा। तो हाईएस्ट इन्हीं तीनों का है, फ्लोरीन का कंपाउंड बहुत कम मिलता है, इन दोनों का कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है और कार्बन दिख रहा है। अब ऑक्सीजन और कार्बन जब दिख रहा है और यहाँ पे अगर दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेगा तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये सिंस बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये करता क्या है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा शिफ्ट करना स्टार्ट करता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने जो वर्ड यूज किया है वो वर्ड यूज किया है शिफ्ट, ट्रांसफर वर्ड यूज नहीं किया है, शिफ्ट यूज किया है, ट्रांसफर नहीं किया है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड था, आयनिक बॉन्ड नहीं था, ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये शिफ्ट होता है। अब शिफ्ट होने से क्या होगा कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ इधर को शिफ्ट होंगे, तो इसमें एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। एक इलेक्ट्रॉन आया तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक यूनिट का, सिंस यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, दो तो इसी का इलेक्ट्रॉन था, कार्बन का दो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज 2- का डेवलपमेंट हो गया। उसी तरीके से ये भी अपने तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, शेयरिंग अभी भी होगा लेकिन ज्यादा इस तरफ होगा। सपोज आपके पास आप दो स्टूडेंट हैं, एक बेंच पे बैठे हैं, नोटबुक अगर यहाँ है तो दोनों लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन सपोज आपका फ्रेंड जो है वो ज्यादा पावरफुल है या ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, उसने क्या किया, उसने इस बुक को थोड़ा इधर शिफ्ट कर दिया ताकि उसको ज्यादा क्लियर दिखाई दे। तो अभी भी ये बुक दोनों ही पढ़ सकते हैं, लेकिन अब उसके तरफ ज्यादा बुक है, आपके तरफ कम बुक है, बस यही बात हो रही है। शेयरिंग अभी भी हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है उधर ज्यादा शिफ्ट हो गया है। ज्यादा शिफ्ट होने के कारण, अब ये तो बुक था, न्यूट्रल था, इलेक्ट्रॉन जब ज्यादा शिफ्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पार्टिकल होता है, चार्ज पार्टिकल जब शिफ्ट होगा तो उस पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। एक इलेक्ट्रॉन के कारण एक यूनिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन के कारण 2 यूनिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ भी 2 यूनिट पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब ये दोनों जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, तो अब आप सोचिए कि ओवरऑल तो इस पे 0 आना चाहिए था। ये दोनों पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल 2 नेगेटिव चार्ज इधर और पार्शियल 2 नेगेटिव चार्ज इधर, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे जरूर ही जो इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी हो गया वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट किया होगा। तो अब ये देखिए, एक न्यूट्रल कंपाउंड होते हुए भी इसके ऊपर क्या आ गया, -2 +4 एंड -2 आया कि नहीं आया। फ्री स्टेट में 0 था, लेकिन यहाँ पे जब कंपाउंड का फॉर्मेशन किया तो +4 -2 एंड -2 के फॉर्म में आ गया। बस यही जो +2 -4 एंड -2 है, ये इसका क्या होता है, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो आप चाहें तो इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। ये हमारा वैलेंसी बता रहा था, ये हमारा वैलेंसी का एप्लीकेशन था, और ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का एप्लीकेशन है। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। है हमारा रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब ये जनरल रूल्स हैं, अगर ये 3 भी याद रखा तो जितने भी कंपाउंड्स आपके सामने आएंगे विद सम एक्सेप्शंस, आप सारे का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। साथ ही ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही हो सकता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी हो सकता है, इवन कुछ केसेस में आपको दिखा मिलेगा, वैसे जनरली होता नहीं है, लेकिन फ्रैक्शन भी आपको दिखता है कहीं कहीं, ठीक है। तो अब ये चीजें तो है, इसके साथ लेकिन कैलकुलेट कैसे करेंगे, हर एक एलिमेंट का फाइंड कैसे करेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एग्जाम्पल में मैंने लिखा है H2SO4, तो अब यहाँ पे H और O, जैसा कि इस रूल्स में आप देख सकते हैं, ये तो आपको पहले भी पता है कि अनकम्बाइंड और फ्री स्टेट में जब भी कोई एलिमेंट होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0। उसी तरीके से कंबाइंड स्टेट में अलग अलग केसेस में अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। कुछ का फिक्स होता है, जो फिक्स होता है वही आपको दिया है, बाकी तो सब, बाकी जितने केसेस अराइज होंगे उनमें आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। तो जो फिक्स है वो याद कर लो, बाकी सारे के सारे तो वेरिएबल है, वो सॉल्व करके निकालेंगे, रूल है उसका। तो अब ये सारे कुछ फिक्स है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा, ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा। एक्सेप्शन है उसका कि जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हो या फिर ऑक्सीजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा हो, उस केसेस में उसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 से -1 या +1 भी हो जाता है फ्लोरीन के साथ में, वो एक्सेप्शन है, बताएंगे उसको एग्जांपल में। फिर हाइड्रोजन,
हाइड्रोजन जितने बार भी नॉन मेटल के साथ एसिड्स में या जनरल केस जहां भी हाइड्रोजन होगा वहां पे +1 होगा। एक्सेप्शन सिर्फ कहां है, जब हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ करके हाइड्राइड का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि NaH CaH इस तरीके से। फिर अल्कली मेटल हमेशा ही +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल हमेशा ही +2 होता है। अल्कली मेटल का मतलब क्या होता है, सोडियम पोटेशियम वाला जो ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। अल्कलाइन अर्थ मेटल का मतलब क्या होता है, जो मैग्नीशियम और बेरिलियम वाला ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। फिर हैलाइड्स, यहाँ पे हैलोजेंस नहीं लिखा है, हैलोजेंस नहीं, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट और भी हो सकता है, लेकिन जब कोई भी हैलोजन एज अ हैलाइड होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, इस तरीके से हैलाइड के फॉर्म में होगा तो हमेशा -1 होगा, नहीं तो चेंज तो होता रहेगा। अब ये तो आपका फिक्स था, ये हमेशा फिक्स रहता है। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, रूल क्या है, इस साइन का मतलब आप जानते होंगे, समेशन। तो एक कंपाउंड अगर आपके पास है, उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स में जिसका आप ऑक्सीडेशन नंबर जानते हो या नहीं जानते हो, पूरे का समेशन उस कंपाउंड के ऊपर जो चार्ज है उसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन द कंपाउंड, ये सारे एलिमेंट्स का कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उन सभी ऑक्सीडेशन नंबर को हर एक एलिमेंट के लिए ऐड करने पे उसका एड अप या सम कितना होना चाहिए, इस कंपाउंड का जो चार्ज है, प्रेजेंटली इस पे कोई चार्ज नहीं तो 0, नहीं तो अगर कोई आयंस होगा तो उस पे डेफिनेटली कोई चार्ज होगा, उस चार्ज से इक्वेट करेंगे तो ये सॉल्व होके मिल जाएगा हमको। तो ये चीज याद रखिएगा, इसी से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आपको बताया है, क्योंकि यहाँ पे देखिए फिक्स में सल्फर तो लिखा नहीं है, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो आपको मालूम था, मोस्ट ऑफ द केसेस +1 हाइड्राइड छोड़ के। ऑक्सीजन भी आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन भी नहीं है और पेरोक्साइड भी नहीं है, तो -2 होगा। सल्फर आपको नहीं मालूम था, उसको X ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट्स कहा है, तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन है, लेकिन उसके जितने एटम है उतना टाइम्स मल्टीप्लाई भी होता है। तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम था, तो 2 इंटू, एक हाइड्रोजन एटम के लिए +1 है तो 2 के लिए 2 इंटू +1। सल्फर तो एक ही है तो X ही लिखा, और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 एटम है और एक एटम के लिए -2 है, तो 4 एटम के लिए -2 इंटू 4, और टोटल सम, इसके ऊपर चार्ज कोई नहीं है, इसके ऊपर चार्ज कुछ नहीं है, तो 0 है, तो यहाँ पे 0 के बराबर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो X = 6 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद बहुत सारे एग्जांपल्स अभी देखेंगे हम लोग, 1 बाय 1 सबको चेक करेंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 2 एग्जांपल मैंने सॉल्व कर दिया है, जैसा कि अभी जस्ट बताया कि जिसका मालूम है पहले उसका लिख लो। तो यहाँ पे हमको हाइड्रोजन मालूम था कि क्या होता है +1, साथ में ऑक्सीजन मालूम था क्या होता है -2, नाइट्रोजन का मालूम यहाँ पे नहीं था, तो हमने क्या किया, X मान लिया, और फिर सबका समेशन क्या होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। यहाँ भी समेशन 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों 0? क्योंकि ये सारा का सारा न्यूट्रल कंपाउंड है, न्यूट्रल कंपाउंड पे चार्ज 0 होता है। बहुत ही सिंपल है, इस तरीके से बस वैल्यू पुट करो, जिसका मालूम है उसका लिखेंगे, और जितने नंबर ऑफ एटम्स है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये मत भूलना। और साथ में जो अननोन है X, टोटल को सम करके 0 से इक्वेट करो, X का वैल्यू निकालो। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का क्वेश्चन बनता है, बहुत ही आसान है। ये सारा आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, नहीं भी किया तो यहाँ देख सकते हैं और जो भी डाउट हो क्लियर कर सकते हैं। हर बार एग्जैक्टली सेम काम करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो आपको वहाँ पे दिया था कि वो फिक्स्ड होते हैं, उनका बस वैल्यू पुट करो, जो फिक्स नहीं है उसको X एज्यूम करो और सॉल्व करो, हर बार आंसर आ ही जाना है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन का 3 एटम, 3 इंटू 1 प्लस X इंटू +4 इंटू -2, क्योंकि ऑक्सीजन का -2 होता है, तो X = +5। सिमिलरली कार्बन यहाँ पे अननोन था, हाइड्रोजन फिर से +1 और ऑक्सीजन फिर से -2, वही काम किया है। इसको सॉल्व करने से +3 आ गया आपका। इसके बाद यहाँ HClO4, इसलिए कहा था हैलाइड्स, हैलोजन नहीं कहा था। क्लोरीन यहाँ पे हैलाइड के फॉर्म में नहीं है, तो यहाँ पे क्लोरीन अननोन हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमको मालूम है। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन 1, और ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन -2। आगे देखेंगे यहाँ पे, तो K का +1, Mn नहीं मालूम था मैंगनीज का, ऑक्सीजन का -2,
ये तो सॉल्व किया ही था। यहाँ पे क्रोमियम अननोन है, फिर से 2 into 1 2 into x और 7 into -2। सिमिलरली यहाँ भी 2 into 1 x प्लस 4 into -2। ये वाला थोड़ा अलग था, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग दिया था आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ज्यादा सोचना था। क्यों सोचना था? क्योंकि अब आप लोग जब देखोगे तो आपको ऑक्सीजन का भी फिक्स नहीं होता है और मैंगनीज का तो फिक्स नहीं ही होता है। तो इस तरीके से क्या होगा, इस तरीके से आपको पहले सिंप्लीफाई करना होगा कि आप लोग जो जानते हैं। तो अभी देखो कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था आपको, H2SO4 सॉल्व करके बताया था। H2SO4 सॉल्व किया था, वहां पे सल्फर का 6 वैल्यू आ रहा था। अगर H2SO4 में सल्फर का 6 था तो SO4 आयन यहाँ भी है और SO4 आयन यहाँ भी है। तो SO4 दोनों जब कॉमन है तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट जो यहाँ था वही यहाँ होगा। देखिए आयन सेम हो तभी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई कीजिएगा, ऐसे ही बस सल्फर दो कंपाउंड में सेम है तो अप्लाई मत कर दीजिएगा। यहाँ पे SO4 एक आयन है, यहाँ पर भी SO4 एक आयन को ब्रैकेट में करके देखो 3 लिखा है तो SO4 ही लिखा है, इसलिए यही चीज यहाँ अप्लाई कर लिया। अब जब 6 को यहाँ अप्लाई कर दोगे तो फिर से लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन जाएगा और x का वैल्यू 3 आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट, इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, पॉज करके ट्राई कीजिए। तो अब ये इसका सॉल्यूशन है, आप लोग देख सकते हैं कि बस यहाँ पे क्या चेंज हुआ, यहाँ पे अब रेडिकल लिया था तो इक्वेट करने के टाइम में इक्वेट अब 0 से नहीं, जो चार्ज दिया है उससे करेंगे, बाकी क्वेश्चन तो सेम है। फिर से देखिए जो SO4 आयन है उस आयन का चार्ज -2 है और वहाँ पे सल्फर पे +6 आ रहा है। सिमिलरली C2O4 में फिर से -2 से इक्वेट किया और इस बार कार्बन का फिर से +3 आया। तो C2O4 जहां भी आपको दिखेगा एक साथ ब्रैकेट में, वहां पे उसका चार्ज क्या हो जाएगा -2। SO4 जहां भी आपको दिखेगा एक साथ ब्रैकेट में या फिर अकेला भी, उस ओवरऑल SO4 का चार्ज क्या हो जाएगा -2। सिमिलरली Cr2O7 का भी -2 है, ये -2 फिर से इक्वेट करेंगे तो यहाँ 0 लिख दिया है, ये -2 होगा, ये -2 के बराबर होगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो फिर से जो x, देखिए जो भी वैल्यू आ रहा था एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर का वो चेंज नहीं हो रहा है, बस सॉल्व करने का तरीका चेंज हो रहा है। ये सारे आयंस को पिछले क्वेश्चंस में यूज कर चुके थे। सिमिलरली Mn वहां भी +7 आया था, यहाँ भी +7 आया है, आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए और एग्जांपल्स क्लोरीन के रिस्पेक्ट में बताया है कि Cl2O अगर ऐसा होगा तो फिर से जब O प्रेजेंट है तो Cl अननोन हो जाएगा। जो आपके पास नोन है उसको लिखिए और जिसमें डाउट है उसको अननोन कर दीजिए। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो दूसरे को ही अननोन किया जाता है हमेशा, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन हैलाइड के तरह से नहीं है। तो ये क्या हो गया, Cl2O में X क्लोरीन के लिए और O का तो -2, तो Cl का क्या आ गया +1। अब आप लोग कहिएगा सर ये भी तो हैलाइड नहीं था, लेकिन ये Cl5 में आपने Cl का -1 लिया, तो ये हैलाइड नहीं है, ये आयोडीन क्लोराइड ही तो है। तो जब क्लोराइड आ गया तो ये -1 तो आएगा ही। सेकंड लॉजिक क्या लगा सकते हैं, सेकंड लॉजिक ये लगा सकते हैं कि इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कौन सा है, इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लोरीन है। तो क्लोरीन अपना जो वैलेंसी है मेंटेन करके रखेगा, दूसरे को चेंज करना पड़ेगा। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होता है वो अपना वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर रिटेन करता है, और जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम होता है वो अपना चेंज कर सकता है। ठीक है, क्योंकि जो ज्यादा ताकतवर लोग होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, जो कम ताकतवर लोग होते हैं वही दूसरों के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना नेचुरल टेंडेंसी रखेगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अपना चेंज करता रहेगा। अब इन दोनों क्वेश्चन में एक नया चीज था कि आप लोगों को मैंने बीच में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल इंसर्ट किया है। यहाँ पे मैंने जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इंसर्ट किया है NH3 और यहाँ पे जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल इंसर्ट किया है H2O। आपको मालूम है NH3 एज अ होल कोई आयन नहीं होता है, बहुत कॉमन कंपाउंड है, वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। तो जब भी ऐसा आपको कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल बीच में किसी कंपाउंड में दिख जाए तो ओवरऑल उसका होल ऑक्सीडेशन नंबर उसके लिए क्या पुट कर सकते हैं, 0। सिमिलरली SO4 अभी बताया था, SO4 जहां भी दिखेगा उसका ऑक्सीडेशन, उसके लिए चार्ज क्या ले लेंगे, -2। तो SO4 के लिए ओवरऑल इस पूरे के लिए ही SO4 के लिए मैंने क्या यूज कर लिया, डायरेक्टली -2, क्योंकि इन सबको कंबाइन करके ये प्लस वैल्यू पुट भी कीजिएगा तो ये सारा कंबाइन करके क्या आने वाला है, -2। तो इसके लिए -2 पुट किया, इसके लिए 0 पुट किया और ये तो x होगा ही, सॉल्व करने पे +2 आ गया। सिमिलरली .H2O करके भी बहुत सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा होता है, उसमें भी जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो अब देखिए C2O4, फिर से ये C2O4 कहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है। इस C2O4 के लिए चार्ज क्या था, -2, तो ये -2 पुट किया, इसके लिए डायरेक्टली ये पुट किया है और
वाटर तो न्यूट्रल है ही, इसके लिए 0 पुट किया है। तो अब इसको फिर से इस तरीके से पुट करने पे जब सॉल्व करेंगे तो ये +4 आ जाएगा। तो मैंने कोशिश की है कि जितने अलग अलग वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के उतने आपको सॉल्व करा दिए हैं। अब एग्जांपल्स का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आप जितना एग्जांपल जितना क्वेश्चन ट्राई करेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब ये हमारा टॉपिक ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीजन स्टेट और वैलेंसी इस तरीके से कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी डाउट हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय, थैंक यू।